न्यूक्लियर डेंसिटी तक पढ़ाया था, क्वेश्चन भी दिया था ना, होमवर्क नहीं बनाया होगा तुमने? यस सर। नहीं बनाया ना? नहीं बनाया सर। अच्छा, आंसर बताओ। वही आइसोटोप आइसोबार वाला दिया था ना, आइसोटोप। यस सर। पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई? नो। हाँ, न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू क्या आई बोलो? न्यूक्लियर डेंसिटी की फॉर्मूला तो 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1.2 into 10⁻⁻15 meters। एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट नॉट ए 1/3। ये क्या यहाँ पे एरिया ना इस है? क्या सर? ये यहाँ पे क्या है? एरिया ना? एरिया ना सर, हाँ, क्या है? ये तो मास नंबर है। मास नंबर, ठीक है। यस तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ये सर। ऐसा लगता है कि आर इज रेडियस, तो ये मस्ट बी एरिया, बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे जो ए है वो है मास ठीक है। नंबर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको सेट करो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को? जेम्स चैडविक in 1932. Discovered by James Chadwick in 1932। यानी अभी हुआ, थोड़े दिनों के पहले ना, 20th सेंचुरी में हुआ ये। ठीक है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय मिलिकन। ठीक। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जो रिएक्शन इन्वॉल्व था वो था हीलियम मास 2 नंबर 2 मास 4 नंबर 2 प्लस बेरिलियम नंबर 4 मास 9। ठीक। when they are reacted it will give you 1 neutron and plus 12 6 12। तो हीलियम को जब बेरिलियम से रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? कार्बन और प्लस 1 न्यूट्रॉन। So this is how neutron get discovered। ठीक है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल जिसको हमने हीलियम कहा, जब वो जाके लेड ब्लॉक को स्ट्राइक करता है वहां से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इसके बाद हम एक पैराफिन स्लैब लगाते हैं, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज को निकलने देता है। दिस इज हाउ वी गेट न्यूट्रॉन्स ना। एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करने को सब आता नहीं है, बट फिर भी इफ यू से तो मैं तुमको बता ही दूंगा। Experiment was something like that। अरे यार ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, something like this। तुम्हारे बुक में भी ये बना हुआ होगा।
ये था इसके बाद लगा देते हैं। क्या कह रही है बेटा? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कह रही है? ओके। मुझे लगा तुमने कुछ कहा, कुछ पूछा शायद, मुझे ऐसा लगा। ना सर, जेम्स चैडविक बोल रही थी। अच्छा, जेम्स चैडविक। ओके ओके, जेम्स चैडविक। So this was the setup, ठीक है? ओके सर। ये वैक्यूम स्पेस है, VACW, ठीक। ये बेरिलियम रॉड होता है, बेरिलियम, BERY LLIUM, बेरिलियम, ठीक। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालता है, ठीक है। This is a lead block just to stop the radioactive elements, radioactive radiations to come out of the this setup. इससे बाहर आएगा तो वो नुकसान करेगा ना, इसलिए लेड ब्लॉक लगाते हैं। लेड ब्लॉक क्या, लेड की प्रॉपर्टी को रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये पैराफिन स्लैब है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, पैराफिन स्लैब। एंड दिस इज अ प्रोटॉन डिटेक्टर, ठीक है। दिस इज प्रोटॉन। हालांकि यहाँ पे ये स्क्वायर ऐसे कुछ होता नहीं है, ये मैंने मतलब अपने कन्वीनियंट के लिए कि मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। हाँ, तुम भी ऐसे ही मत बना देना। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। इस बेरिलियम रॉड पे जाएगा, यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये जो न्यूट्रॉन्स थे, इनके पास चार्जेस तो होता ही है, हमें पता है न्यूट्रॉन जो होता है वो, इसके पास ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास चार्जेस होते हैं, ठीक है। पढ़ा था तुमने, तुम जानते हो क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स, डू यू नो क्वार्क्स? तो न्यूट्रॉन का चार्ज ही है ये, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के पास चार्जेस होते हैं, बट क्योंकि इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब ये पैराफिन स्लैब पे आएगा तो पैराफिन स्लैब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज करता है, प्रोटॉन को, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन हमें मिल गया, तो हमें जो प्रोटॉन मिला वो प्रोटॉन अलग हो गया और न्यूट्रॉन अलग हो गया इस पैराफिन स्लैब के ऊपर। दिस इज हाउ वी गेट न्यूट्रॉन, दिस वाज द रिएक्शन, ठीक है। हाँ, इसमें कोई खास बात है नहीं। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बेटा? एचएस बोलो, सोकर जगी हो ना अभी? नो सर। नहीं, सही में? नहीं सर, नहीं सही थी। अच्छा, नहीं सही। पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई कर रही थी? बायो पढ़ रही थी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बट दिन में सोई थी सर। दिन में मतलब क्या, दोपहर में? यस सर, एक वो एग्जाम देके। अच्छा, पेपर था तुम्हारा? प्रैक्टिकल था सर, फाइन आर्ट्स का। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। फाइनली ओवर हो गया? गुड, फाइन आर्ट्स हो गया सर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो, तो न्यूट्रॉन इज आल्सो एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एवरी एटम। एलिमेंट्री particle present in the
present in the nuclei of all elements, nuclei of all elements except hydrogen. सब में होता है ना न्यूट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन में खासतौर पे प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी हर एक एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन है ना? हाँ, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या फिर इसका नेट चार्ज जीरो भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब ये नहीं कि इट हैज नो चार्ज, इसका मतलब ये है कि इट हैज नेट चार्ज जीरो, ठीक है, यानी कि नेट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो, ठीक, एंड इट्स मास इज स्लाइटली मोर देन, स्लाइटली बहुत ज्यादा नहीं, बट इसलिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब लेते हैं तो दोनों का मास इक्वल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इट इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, मतलब डेसिमल का अंतर है सिर्फ। 1.67 लेते हैं ना, 1.663 एक्चुअली 1.667 होता है, तो 1.67 ले लेते हैं हम लोग, तो वो जो है ना वो सिर्फ डेसिमल 1.663, ये जो डेसिमल नंबर्स है ना इसी में डिफरेंस है, मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, बट न्यूमेरिकली हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिएक्ट करता नहीं है, बीइंग न्यूट्रल it does not ये लिखो, they do not react with electrons, ठीक है, इसलिए so they have low ionizing power, ठीक है, ओके। और क्योंकि ये न्यूट्रल है इसमें भी लिख लो आगे, एंड नेक्स्ट वन लेना, चलिए काम करो, क्या है, हाँ, being neutral they are not repelled, they are not repelled or attracted by the nucleus and the electron of an atom, क्योंकि न्यूट्रल है तो ना अट्रैक्ट होता है ना रिपेल होता है न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, और ना ही वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट और रिपेल होता है, ठीक है, ओके। एंड दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी, नोट कर रही हो साफ साफ राइटिंग में? यस सर। ओके, तो वो एटम चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ? एटम तो हो गया सर। तो मेरे को भेजा नहीं? ओ मैं से भेजूंगी सर, एटम तो उस साथ ने कर लिया था सर। ओके, समझ में आया? हाँ, तो these are the properties of neutrons, these are the properties of neutrons, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बड़ी शॉर्ट रेंज का फोर्स है, बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स, बहुत शॉर्ट, क्योंकि न्यूक्लियस ऑलरेडी बहुत छोटा है, 10⁻⁻15 फर्मी मीटर के रेंज में होता है, तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है।
ओके, और किसके द्वारा लगता है, किसमें लगता है, ये न्यूक्लियॉन्स। हाँ, न्यूक्लियॉन जो न्यूक्लियस के अंदर बॉडीज पार्टिकल्स होती हैं उनके बीच में लगता है। ठीक है, यस, इसी की वजह से वो बाइंड रहता है ना सर। गुड, कुछ तो याद है केमिस्ट्री का। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो ये तो तुम्हारा न्यूक्लियस है, और जिसका रेडियस का रेंज है वो कितना बेटा, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है, जिसको फर्मी मीटर कहते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, what is the definition of nuclear force? The strong attraction, yes, strong attractive interaction, strong attractive interaction acting between the nucleons is called nuclear forces। क्योंकि हाँ, अब क्योंकि बेटा सिंपल सी बात सोच के देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यस सर। तो न्यूक्लियस से बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लगता होता है, दैट इज अट्रैक्टिव। ओके सर। ठीक है, तो प्रोटॉन्स के आपस के जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, जो दोनों को बांध के रखता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता है। एंड सिंस इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स is not able to overcome, not able to overcome the nuclear force। ठीक है, ओके सर। ठीक, याद रहे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ओके सर। ये तुम्हारा प्रोटॉन है, ये तुम्हारा प्रोटॉन है, एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इनको बांध के रखे हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, और ये तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स है जो इनको बांध के रखता है। ठीक है, this is what happens। What are the properties of nuclear forces? What are the different properties of nuclear forces? पहली बात तो ये, it is strongest interaction between the nucleons। ठीक है, दूसरी बात ये, it is a short range force। बताया ना मैंने कि न्यूक्लियर बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियर फोर्स तभी लगता है जब रेंज शॉर्ट होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स। समझ पा रहे हो? यस सर। इट वेरीज विथ डिस्टेंस, वेरिएशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, फिर तुम भी गलत नोट करोगी, हालांकि मुझे पता यू हैव सीएस। वेरिएशन विथ डिस्टेंस। ठीक बेटा, और बोलो। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। अब क्योंकि प्रोटॉन तो रिपल्सिव है, लेकिन ये अट्रैक्ट करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। शुट, एक मिनट बैटरी इज डिस्चार्जिंग, कभी ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट, ठीक। इट हैज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट, ये एक टाइम के बाद फिर और फर्दर नहीं इंक्रीज कर सकता। प्रॉपर्टीज लिखने को आया है पहले भी। इट इज स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन जानते हो ना, पढ़ा है क्वांटम नंबर, केमिस्ट्री तुम्हारा वैसे भी स्ट्रांग है। स्पिन डिपेंडेंट, ठीक है। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, दिक्कत? ओके, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके डेफिनेशन पूछे गए हैं। द फर्स्ट इज मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? डिफरेंस ऑफ मास को मास डिफेक्ट करते हैं इन शॉर्ट। मास डिफेक्ट मींस डिफरेंस बिटवीन rest mass and rest mass of a nucleus। स्पेसिफाई करो कि न्यूक्लियस की बात करें। डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड some of the rest masses of its constituent nucleons। नहीं है समझ? And some of the rest mass of the difference between मतलब total mass of nucleus और inside mass of nucleus। हाँ, न्यूक्लियस का जो खुद का जितना मास होगा वो, और जो इस और न्यूक्लियस उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उनका मास। बोलिए। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उन सब के मासेस को सम कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द मास डिफेक्ट, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, कॉल्ड मास डिफेक्ट, ठीक। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ मास है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, अच्छा, उस एटम का, जिस एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स, हाँ, यस सर। ओके, देखो मैं लिख पहले ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू क्या, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये तो हो गया एक, माइनस रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। ठीक है सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या मैं एटॉमिक नंबर कह सकता हूँ? कोई दिक्कत? नो सर, जेड। ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं बेटा? बोलो। एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक ए माइनस जेड, ठीक। तो अब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और माइनस कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम या कैपिटल एम जो लिखने को कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इट जस्ट, यस सर, या नहीं समझ में आया? आया सर। मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जैसे मान लो एक जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर मान लो 3 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है।
न्यूक्लियस है। अब मुझे निकालना है कि इसमें मास डिफेक्ट कितना होगा। कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना होगा बोलो। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 3 प्रोटॉन्स। 3। तो 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यस सर, प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 2 है। यस सर, तो 2 इंटू मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इधर के लिए आ जाओ मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं मेरे रूममेट्स नहीं है अभी। जैसे ऐसे आवाज लगाई जाती है क्या डिनर के लिए आ जाओ? यस, जब लेट हो जाते हैं तो लगाते हैं इसे। Anyways, चलो, so this is how we can find the mass defect. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, एक क्वेश्चन करवाता हूँ तुमको। When 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus. Combine to form a helium nucleus. 4 हाइड्रोजन एटम को मिलाया, न्यूक्लियर को मिलाया, एक हीलियम न्यूक्लियर बना। कौन सा रिएक्शन था तुम्हें बाद में बताऊंगा। Estimate the amount of energy in मेगा। अरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मुझे याद आया, तुमने उसको चेक किया था? 931 आया था नहीं आया था? 936 सॉरी, ये चेक किया था। 1 AMU is equal to 936 मेगा इलेक्ट्रॉन। चेक किया था इसको या नहीं किया था? सर 931.26 था। 931 ना, सॉरी 931। हाँ, 931.25 25 किया था। हाँ मतलब चेक किया था, ये कैलकुलेट किया था, वो मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, मतलब गूगल पे देखा। अरे गूगल पे तो सब कुछ है, गूगल पे तो फिर तुम एक काम करो ना, फिर न्यूक्लियर चैप्टर गूगल पे पढ़ लो और फिर नो सर, मतलब वो कल मतलब वैल्यू क्या आ रहा था, बस वही चेक मैंने टास्क, वो तो मुझे वैल्यू तो मुझे याद है। अच्छा, अरे वैल्यू तुम्हें लिखवा दिया था ना 931। तुम्हें मैंने टास्क दिया था कि 1 AMU को 931 वो तुम्हें प्रूव करना था। अरे तो मैंने बता ही दिया था, तुमने नहीं किया। गुड। नहीं सर, अभी करके बताती हूँ। So sad of you. चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। तुम कल ही चेक करना, ये फिर लास्ट में याद दिलाना मेरे को। चलो, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ, हो गया ठीक है। यहाँ देखो, अब estimate the amount of energy released in mega electron volt released in this process. ठीक है, in this process। तुम्हें पता है कि जब भी छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं कोई बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? तुम्हें पता नहीं, शायद याद हो कि नहीं, तुमने पढ़ा होगा। फ्यूज करना यानी मिल जाना ना। हाँ ठीक है, तो पहला काम क्या करना कि फाइंड द मास डिफेक्ट। It is given that mass of hydrogen, atomic number 1, mass number 1, वो होता 1.007825। ठीक है, and mass of helium nucleus, it is nearly 4.002603। ठीक है, and 1 U कितना होता है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो तुमने नहीं किया,
ठीक है, तो आपको निकालना है कि हाँ, ये आपको निकालना क्या है, एस्टिमेट द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होगा। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई combined to form a helium nucleus. Hydrogen combined to form helium, that is called as fusion process, and that is useful to make hydrogen bombs, right? खैर वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो ये कंट्रोल कर ही नहीं पाते इस रिएक्शन को, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी हाईली डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्यूजन प्रोसेस के अंदर जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मतलब ये नहीं कि 100 केल्विन 200 केल्विन 500 केल्विन, नहीं, हाई टेम्परेचर का मतलब है समथिंग इन लैख, 10 लाख केल्विन, 15 लाख केल्विन टेम्परेचर, जो कि पॉसिबल है ना। तो हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते उतने टेम्परेचर को, दैट इज वाई ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ये पार्ट है रिसर्च का जो चल रहा है। अगर ये हो गया तो बस एनर्जी ही एनर्जी होगी। फिर तो वैसे तो दिल्ली में बिजली का बिल सस्ता है, बट कहीं भी और भी जगहों पे महंगा है, तो फिर तो फ्री में बिजली मिलेगा तुमको पूरी दुनिया जिंदगी भर। ओके, अगर ये रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें जो एनर्जी निकलती है ना, बहुत बढ़िया वाली एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एनीवेज तुमको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले तुमको तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मास डिफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें पता है कि 1U इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इतनी एनर्जी होती है। अब इस प्रोसेस में जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलेगा हीलियम न्यूक्लियाई बनने के लिए, तो क्या ऐसा ही होगा कि जितना हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का मास होगा उतनी ही हीलियम न्यूक्लियस का मास बनेगा? ऐसा नहीं होगा। देयर वुड डेफिनेटली बी सम मास डिफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा है, ये क्वेश्चन CBSE 2011 में पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या निकालो, डेल्टा एम निकालो। डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, ठीक है। ओके, तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू, क्या लिखा, एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितने हाइड्रोजन एटम है भाई? 4 है ना? यस सर, 4 है। पहले डेल्टा एम निकालो, पहले डेल्टा निकालो, सिंस डेल्टा एम इज इक्वल टू 4 है 1 1 वाले, ठीक है। और हीलियम वाले कितने हैं भाई? हीलियम कितना बनाए हैं? फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस 1 ये 1, है ना, यस तो सर, 1 इंटू हीलियम 4 2, है ये बना, यस ओके, सर, ये हो गया। ओके, तो यहाँ से फिर एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम कितना है, 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 इंटू मास ऑफ हीलियम 4 He2 मल्टीप्लाई 931, ठीक है। यस सर, तो कितना मास है हाइड्रोजन का भाई, 1.007825 into 1.007825 minus 1 into 4.002626 क्या 03 4.002603 into 931, ये कैलकुलेट करोगी तुम, okay sir, 4 5 20 0 carry 2 4 2 8 2 10 0 carry 1 4 32 133 carry 3 कितनी आएगा ना, देखो कैलकुलेट करके 95, 4.0303, ठीक है, माइनस 4.002603, 0.002603
अच्छा 0.02867 तो ये आएगा 0.028697 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 931 से 26.7 नहीं आया समझ में? नहीं सर आया सर, कैलकुलेशंस कर देते सर। नहीं सर नहीं आया सर। नहीं आया सर। अच्छा आया आया। ओके सर। हो गया? यस सर। डन 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 डन। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो सन्नाटा था ना, क्या हो गया अचानक से? सब बच्चे खाना खा के आ गए हैं? यस सर। ओके, इनका पेपर नहीं होता एग्जाम से? होता है सर, कल होता है? है सर, फिर से कल इनका अच्छा, फिजिकल। they seem to be highly free. Anyways, concentrate on this packing fraction. What is packing fraction? Packing fraction मतलब होता है mass defect per nucleon. जैसे मान लो सोडियम के अंदर 23, सोडियम का मास नंबर 23 है, तो 23 न्यूक्लियन से सोडियम के अंदर है। हाँ, तो एक न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन कितना मास डिफेक्ट की वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, सो पैकिंग फ्रैक्शन of a nucleus is equal to क्या होगा बेटा, mass defect divided by mass number। ठीक है, मास नंबर यानी कि न्यूक्लियन डेल्टा m अपॉन a। ठीक है, तो P डॉट एफ पी एफ इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन a। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव, मास डिफेक्ट हर बार पॉजिटिव जरूर नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मास डिफेक्ट में कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा है ना? सॉरी सॉरी। तो मास डिफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। सो डिपेंडिंग अपॉन मास डिफेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर if packing fraction is positive, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब है दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। ठीक है, ओके। एंड इफ पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियंस का मास ज्यादा है और न्यूक्लियस का मास कम है। ठीक है, हाँ हाँ, तो इसका सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियस का मास ज्यादा है न्यूक्लियंस का मास से। तो अगर जैसे मान लो बाहरी न्यूक्लियस तो बड़ा स्पेस है और न्यूक्लियंस तो उसके अंदर रहते हैं ना, तो अगर न्यूक्लियस का मास ज्यादा हो गया, न्यूक्लियंस का मास कम है, मतलब कि कुछ जो मास है
that is lost in the form of energy, that is converted in the form of energy. हमें पता है ना E equal to mc square कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे केस में जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी विल बी यूजफुल टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, एंड सो हियर वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस इज स्टेबल। टेबल स्टेबल से स्टेबल, अच्छा सॉरी स्टेबल। तो अनस्टेबल में न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होगा सर। हाँ बेटा, अनस्टेबल में न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है, न्यूक्लियस का मास कम है, तभी ना पॉजिटिव आएगा। न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो अगर न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है तो अनस्टेबल, न्यूक्लियस का मास ज्यादा है तो स्टेबल, है ना? नहीं आई ना बात? आई सर। वेरी वेरी आई ओके। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस, हमने लास्ट टॉपिक क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें दो रिएक्शंस के बारे में जिक्र किया था हमने, एक न्यूक्लियर फिजन, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, वैसे फिजन नहीं या फिशन भी करते, जो भी पढ़े, एनीवेज स्पेलिंग, हाँ फिशन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं न्यूक्लियर फिशन के बारे में। बस ये लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर फिशन एंड देन फ्यूजन, द चैप्टर इज ओवर। और फ्यूजन के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं, फिशन के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि फिशन कंट्रोलेबल रिएक्शन है, ये इस्तेमाल में लाते हैं, एटम बॉम्ब बनाते हैं। आज की तारीख में एटम बॉम्ब तो सबके पास है, तो ये न्यूक्लियर फिशन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो भी इसी फिशन प्रोसेस से ही बनता है, इसलिए भी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये कंपैरेटिवली वेरी इजियर है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन, जो वेरी डिफिकल्ट है, वेरी 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 हाईली डिफिकल्ट कह लो, हाईली डिफिकल्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा, अच्छा फ्यूजन याद रहेगा, मतलब कि दो न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। फ्यूजन तो याद है कि फ्यूजन का मतलब ही होता है जोड़ना, है ना? फ्यूज होना, यस सर। फर्स्ट इसका उल्टा फिजन, यानी कि वहां पे दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को जोड़ के एक हेवी न्यूक्लियस बनाया था, यहाँ पे एक हेवी न्यूक्लियस को तोड़ के दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। नहीं आया समझ? आया सर। अच्छा, so fission means the phenomena in which लिखो, जिसमें in which a heavy nucleus, बोलो आगे डेफिनेशन, तुम्हें बोलो breaks into lighter nuclei. हाँ, heavy nucleus can be splitted into two or more lighter या smaller nuclei, है ना? Yes sir. अच्छा, हेवी न्यूक्लियस का क्या मतलब है? जिसका मास नंबर मोर देन 230 हो। हेवी का मतलब ये नहीं है कि सोडियम के एटम के साथ सोडियम के न्यूक्लियस से करा दिया, आयरन के न्यूक्लियस से करा दिया, नहीं, ये हेवी नहीं है। इनका मास नंबर तो 23 ही है, आयरन का 81-85 है शायद। ठीक है, तो इतने में तो होगा नहीं, 230 से ज्यादा, या 230 जैसे ही क्रॉस करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं, यूरेनियम वगैरह आ जाता है, पोलोनियम वगैरह, है ना सर? हाँ, इनमें तुमको तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल तो अच्छे से याद होगा, आफ्टर ऑल तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नहीं सर, heavy nucleus when excited, नहीं सीरियसली तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का टीचर खराब है। नो सर, अब पढ़ने क्या बोलते हैं सर? when excited, that seems so, अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी होती तब मैं कहता तो अच्छा लगता, लेकिन नहीं है तो मुझे ये कहना पड़ेगा ना सर। वो तो बिकॉज़ अभी तक नहीं मिली हो ना सर, इसलिए। क्या? टीचर। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी फिजिक्स बोल रही हूँ ना सर। हाँ इसलिए तो when excited splits अगर अच्छा होता तो अच्छे मार्क्स आते और तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा होता, बट ऐसा है नहीं,
इसका मतलब ये कि मैं इसका मतलब अभी तक नहीं मिला होगा ना सर बच्चे को। नहीं तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया। Yes. मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ तुम्हें बचपने वाली, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ 12th की क्लास की सिर्फ। When excited splits out into सब्जेक्ट अच्छा मतलब टीचर अच्छा। 2 or more smaller nuclei of nearly comparable masses, ठीक है, is called nuclear fission, ठीक है। तो जब किसी हेवी न्यूक्लियस को जिसका मास नंबर 230 से ग्रेटर व्हेन एक्साइटेड स्प्लिट्स आउट इनटू, एक्साइटेड मतलब क्या, एनर्जी देने के बाद, एनर्जी देंगे अभी थर्माइट न्यूट्रॉन यूज करेंगे, बताएंगे भी आपको, split into 2 or more smaller nuclei of nearly comparable masses। 2 और more की जगह सिर्फ 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली क्रिप्टन और बेरियम ही बनता है, ठीक है। into 2 smaller nuclei of nearly comparable masses is called as nuclear fission, ठीक। रिएक्शन क्या है, यूरेनियम 235 92 atomic number when hit by a thermite neutron, this is thermite neutron, यानी कि एक ऐसा न्यूट्रॉन जिसको हेवी जिसको हीट करके, यानी जिसको ये समझ लो कि बहुत ज्यादा एनर्जी दे करके हम लोग बॉम्बार्ड करवाते हैं यूरेनियम के ऊपर, नहीं समझे, जैसे ना गेंद फेंक रहे हैं दीवार के ऊपर, बस वैसे हाँ ही सर बॉम्बार्डमेंट, हाँ हाँ न्यूट्रॉन को यूरेनियम न्यूक्लियस पे जाके हिट करवाते हैं। जब अब न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा रखते हैं तो न्यूट्रॉन, एक मिनट, हाँ एडजस्ट, सॉरी, ओके। हाँ तो न्यूट्रॉन से हिट करेंगे तो क्या बनेगा, दो, अबे क्या है यार, रुक जा बेटा, एक मिनट और ओके ओके। हाँ एडजस्ट चलो। अरे वो मेस वाले कॉल करते हैं यार, मैं भी खाना खाता हूँ मेस में ही आजकल। आप कहाँ हो सर, आप हॉस्टल में? दिल्ली, अरे हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, आई हैव अ फ्लैट,
लेकिन क्या है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब अकेले रहता हूँ तो खाना बनाने का बड़ा टेंशन है, और होटल में रोज खा नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। तो वो हाइजीन से एक तो डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है, और तो फिर इस वजह से पास में ही है, बहुत बढ़िया है मेस, बहुत अच्छा खाना देते हैं वो। तो मैं ज़्यादा करके घर पे होता हूँ, कहीं बाहर होता हूँ, तो उसलिए वो परेशान रहते हैं, वो हर टाइम में वो खाना के लिए कॉल करते हैं, उसके बाद फिर खाना भेजता है बंदा। सही है, खाना बढ़िया होता है। एनीवेज, तो वैसे 7:30 पे खाना पहुंचा जाते हैं, मेरे को उस वक्त खाना होता नहीं, हम खाना खाते हैं 12 बजे 1 बजे, तो ये प्रॉब्लम होती है। उस टाइम फिर खाने का मूड भी नहीं होता, क्योंकि खाना ठंडा हो चुका होता है। हाँ, उनका टाइमिंग है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, बट एटलीस्ट ये कि खाने को मिल जाता है कम से कम, कि पेट भर जाता है। एनीवेज, सो दिस इज व्हाट, ठीक है। सो यूरेनियम न्यूक्लियस पे हमने न्यूट्रॉन हिट किया, तो क्या मिला हमें? छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं। एक मिलता है आपका बेरियम, एटॉमिक मास है 141, एटॉमिक नंबर होता है 56। दूसरा मिलता है क्रिप्टन, यानी कि बेरियम नहीं मिला, क्रिप्टन नहीं मिला, बेरियम के न्यूक्लियस के बराबर का छोटा न्यूक्लियस मिला। अच्छा, नहीं समझ आया? आ गया समझ? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई सामान है, ठीक, उसकी कीमत है 100 रुपए, तो आई कैन से दैट आई हैव 100 रुपी। आप समझ गए? तो वैसे ही जब यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा, तो दो छोटे न्यूक्लियस बने, जिनका साइज, हाँ, जिनका जो मास है, जिनके न्यूक्लियस का जो मास है वो करीब बेरियम के मास के बराबर है, दूसरा क्रिप्टन के मास के बराबर है, ठीक है। हाँ, 92 होता है इसका मास, एटॉमिक नंबर 36, और उसके अलावा 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और इसके अलावा एक हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। हेवी अमाउंट, दिस क्यू मतलब कि एनर्जी, क्यों मतलब एनर्जी। ये है तुम्हारा न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट जस्ट ओके सर। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो रिएक्शन है, ये एक चेन रिएक्शन है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये क्या करता है, ये बड़ा बदमाश है। करता क्या है कि ये 3 बने, अब ये जो 3 हैं, ये जाके फिर से ये बेरियम क्रिप्टन को हिट कर देते हैं, फिर तोड़ के फिर 3 बन जाते हैं, इसके बाद फिर हिट करते हैं, फिर तोड़ के फिर 3 बन, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, इतनी हेवी एनर्जी इनके पास हो जाती है कि एक चेन रिएक्शन होने के बाद ये बहुत ज्यादा तबाही मचा देते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब में हम यूज करते हैं। जैसे याद, तुम्हें पता है, ये सबको पता है कि एटम बॉम्ब फर्स्ट टाइम यूज किया गया था जापान में, हिरोशिमा नागासाकी, 1940 के करीब ना। हाँ, तो 1940 1935 नियर अबाउट जो भी है। तो उसमें क्या हुआ था कि जब एटम बॉम्ब टेस्ट किया गया, हालांकि वो टेस्ट होना नहीं चाहिए था किसी कंट्री के ऊपर, क्योंकि अब एटम, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो अब यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा तो न्यूक्लियस जो भी बनेगा वो तो रेडियो एक्टिव ही रहेगा। अब वो चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो गया, उसके बाद इतना खतरनाक रिएक्शन हुआ कि इतनी तबाही मचा दी, इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया शहर को, और रेडियो एक्टिविटी ऑलरेडी एक खतरनाक रेडिएशन है। तो हुआ ये कि जो लोग मरे तो मरे, उनके जीन्स में, जो लोग बचे उनके जीन्स में ये रेडियो एक्टिव समा गया, और उसके बाद जो भी बच्चे पैदा हुए, फिर जो भी नई जनरेशन आई, उसके अंदर किसी के आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के साथ किसी ऑलरेडी पैरालाइज्ड पैदा हुआ, किसी का कुछ, ये कई जनरेशन तक चला हिरोशिमा नागासाकी के अंदर। इतना खतरनाक ये रिएक्शन है। हाँ, इतना खतरनाक ये, अगर ये कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर लिया, फिर तो तुमको इतनी एनर्जी देगा कि तुम जितनी चाहिए बिजली बनाओ। लेकिन अगर अनकंट्रोलेबल हो गया तो फिर तो ये तबाही मचा कर रख देगा। तो एटॉमिक बॉम्ब जब हम टेस्ट करते हैं तो कंट्रोल चेन रिएक्शन, यानी कि फिशन को ही यूज करते हैं, बट कंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल कर लेते हैं, न्यूक्लियस फर्दर नहीं बने, या एक ऐसा एब्जॉर्बेंट लगा देते हैं जो न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले फर्दर, और चेन रिएक्शन को नहीं होने दे। जैसे मान लो 3 न्यूट्रॉन बने, हमने 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एक ही बचेगा ना, एक कितना तबाही मचाएगा, थोड़ा करेगा, फिर बाद में फिर 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे,
तो हम इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस रिएक्शन इज controllable. हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ चेन रिएक्शन, बट बट क्या होता है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करेंगे तो फिर ये बहुत यूजफुल रिएक्शन हमारे लिए साबित होगा। ठीक है, ठीक है सर। इट जस्ट यस सर। okay. So this reaction can be used as a source of energy to produce electricity. This reaction can be used to produce an energy, and that energy can be used not only used for producing electricity, वो energy और भी किसी और भी काम में लाया जा सकता है। और बिलीव करो इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है, मतलब समथिंग इन hundreds of megavolt, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हंड्रेड्स ऑफ, इतनी खतरनाक रिएक्शन है ये। ओके ओके। और वो एक स्टेज में, और अगर चेन रिएक्शन है 10 बार स्टेज हुआ, 10 स्टेज तक बना या 20 स्टेज तक बना, तो सोचो कितना ज्यादा एनर्जी निकल जाएगा, फिर कितनी तबाही मचा देगा। मतलब ये ऐसा ना जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को गिरानी है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा हमको, चाहे वो हम जेसीबी से गिराए या फिर किसी भी चीज से, जैसे अर्थक्वेक ही आ गया तो बिल्डिंग गिरती है। अर्थक्वेक आने से जो बिल्डिंग गिरती है, तो बिल्डिंग का तुम कभी वीडियो में देखा होगा कहीं ना कहीं कि वो फिर गिरती है, दैट टेक्स अ सेकंड ऑफ टाइम टू फॉल इनटू द ग्राउंड, है ना। लेकिन जो एटॉमिक बॉम्ब है, अगर उसका एक्सप्लोजन से बिल्डिंग गिरेगा ना, तो मतलब यूं ना जैसे ना धूल उड़ता है ना, जैसे हाँ गाड़ी जैसे गाड़ी गुजरती है और धूल उड़ा के चली जाती है, बस वैसे ही कुछ बॉम्ब फटेगा और बिल्डिंग पूरी धूल बन जाती है, धूल, ओनली डस्ट विल रिमेन, ओनली डस्ट। इतना खतरनाक वो होगा, मतलब जो ईंटें लगी हैं, जो सीमेंट लगा है बिल्डिंग के अंदर, वो सब डस्ट बन जाएगा। और ये सिर्फ मैं एक स्टेज की बात कर रहा हूँ, अगर ये मल्टीपल स्टेजेस पे गया तो फिर तो पूरी शहर खत्म कर देगा। तो दैट इज व्हाई ये रिएक्शन तो है, लेकिन हम ज्यादा आज के तारीख में कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहता है तो उसको स्पेशल परमिशन चाहिए यूएनओ से, नहीं तो न्यूक्लियर रिएक्टर चाहे वो बिजली बनाने के लिए भले ही लगाए, लेकिन वो नहीं लगा सकता बिना स्पेशल परमिशन के। न्यूक्लियर